हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम एस्टिमेशन का पार्ट 3 देखेंगे। इसको देखने से पहले आप एस्टिमेशन के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। वो कंसेप्ट्स हमारे यहाँ पर काम आएंगे। और एक और कंसेप्ट जो है एस्टिमेशन का, जो पूरा चैप्टर है, पूरा कंसेप्ट है, वो सैम्पलिंग मेथड्स वाले चैप्टर पे बेस्ड है। तो आप उसको बिल्कुल रेफर कर लीजिए, उसका एक एक कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ यूज है। आज एस्टिमेशन में हमने देखा था, जैसे पहले कि हमने सिंपल एग्जांपल के थ्रू कैसे हम सैंपल डाटा से पॉपुलेशन का डाटा निकाल लेते हैं, वो देखा था। आज हम एक प्रोपोर्शन वाला जो पार्ट है वो देखेंगे, जो हमारे एक एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ है बुक में। तो उसको कंसेप्ट को हम थोड़ा समझेंगे और फिर एक एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को इसको देखना है। अदरवाइज जो ये इसमें जो कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को कंसेप्ट समझने, अदरवाइज जो इनके जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो काफ़ी डीप भी हैं। पर हमारा जो फोकस है वो कंसेप्ट्स का कैसे हमें यूज करना है उनको, और उनको यूज करते हुए हमारे को एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करना है, वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए हम देखते हैं। आज हम एक अभी तक जो हमने एज्यूम किया था वो ये था कि अभी तक जो हमने देखा था वो सारे देखा था कि उन सब में क्या था कि एक तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर पॉपुलेशन भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो भी सैंपल साइज अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो अपना सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सैंपल के मीन का डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के कारण। तो उसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एक और था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस डाटा नहीं होते, कंटिन्यूस डाटा नहीं होते। जैसे कि आपने ये ग्राफ बनाया, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें होगा ऐसे, जैसे मान लो आप एक सिक्का उछाल रहे हो तो कभी जो उसके डाटा आएंगे वो डिस्क्रीट डाटा आएंगे। नॉर्मल में ये होगा और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, डिस्क्रीट डाटा आएंगे। जैसे मान लो आप सिक्का उछाल रहे हो, सिक्का उछाल रहे हो तो कभी आ रहा है हेड, कभी आ रहा है टेल, कभी हेड, कभी टेल। तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की दो प्रॉपर्टी, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो मीन होता है, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वो मैथमेटिकल में डिफाइन है। इसके इक्वेशन भी है पर अपन उसको ध्यान नहीं दे रहे। जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका फॉर्मूला अपन डायरेक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट से देख रहे हैं। तो वो मीन होता है एन पी और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट एन पी क्यू। यह हमने इस तरीके से लिखा है इसको, अंडर रूट एन पी क्यू। ये क्या होता है आप समझिए कि अगर मान लो आप नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ जो एफर्ट्स कर रहे हैं तो उसमें वो होता है, जैसे मान लो आपने 5 बार सिक्का उछाला तो वो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गए, 5 बार हो गए। और पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू का मतलब होता है 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। तो ये आपको ध्यान रखना डायरेक्टली कि मीन होता है एन पी, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट एन पी क्यू। और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना। पर ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे लिए क्या है, ये इसका भी इक्वेशन डिफिकल्ट है ये। पर फिर हमारे पास क्या है, वही सेंट्रल लिमिट थ्योरम काम में आ जाती है। वो ये बोलती है कि अगर ये ज़्यादा सैंपल साइज हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप क्या मान लो, उनकी चीज़ों को भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान लो और वही ग्राफ से सोल्व कर लो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। बस कंसेप्ट इसका यूज कर लो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में, और फिर लगा लो क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम हमारे एग्जांपल्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेज में नॉर्मल जब उसको निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जो कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट यूज करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले हमारे कंसेप्ट है वही। इसमें एक चीज और होती है, इसका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमें कब यूज करना है, कौन से वाले एग्जांपल्स में यूज करना है, कौन सी वाली सिचुएशन में यूज करना है, जब भी हमारे को प्रोपोर्शंस दिया हो, प्रोपोर्शंस दिया हो, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दिया हो तब यूज करेंगे। जब भी प्रोबेबिलिटी दी होगी ना एग्जाम में, जब भी आपको प्रोपोर्शन दिया हो कि मान लो कि आपने सैंपल लिया, उसमें ऐसा हो रहा है कि उसमें ऐसा हो रहा है कि 4 लोग 4% लोग या 40% लोग एक्स चीज कर रहे हैं।
40% लोग इतनी चीजें कर रहे हैं, तो उस टाइप का प्रोपोर्शंस दिया हो तो उस केसेज में आपको क्या यूज करना है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब क्या होता है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अगर प्रोपोर्शन है तो उसमें जो मीन होगा वो क्या होगा, जैसे ये मीन तो एनपी है, पर प्रोपोर्शन में क्या होता है कि कितने टोटल सैंपल साइज है एन, तो एन से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पी रह जाएगा, मीन क्या रह जाएगा, पी रह जाएगा, मीन क्या रह जाएगा, पी रह जाएगा। ऐसे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस वो है अंडर रूट एन पी क्यू, आप इसको डिवाइड करोगे एन से तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर मतलब जो सैंपल साइज से उससे डिवाइड करोगे, ट्रायल से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको अगर आपने लिया एन पी क्यू बाई एन स्क्वायर तो ये हो जाएगा पी क्यू बाई एन, अंडर रूट पी क्यू बाई एन। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस है उसका जो मीन होता है वो होता है पी, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट पी क्यू बाई एन, जब प्रोपोर्शन वाली बात है। वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है एनपी और ये होता है अंडर रूट एन पी क्यू, पर उसको एन से डिवाइड करना पड़ेगा अपन को प्रोपोर्शन के केस में, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू बाई एन। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये सपोज करो कि एक कंपनी है में हम लोग एस्टिमेट करना चाह रहे हैं बैंक में ही, वी वांट टू एस्टिमेट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल। जब ये प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन करने हैं तो आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले कंसेप्ट लगाने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आएंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। इसका ये फायदा है कि जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पहले वाले में तो क्या था, अपन को एग्जाम्पल में दिया होना होता है, पर यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। जो एक क्वेश्चन में वो आपको निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। जब भी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन प्रोपोर्शन पूछा है विद 99% कॉन्फिडेंस, 99% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, और वो प्रिफर टू ऑप्ट एनपीएस अवर ईपीएफ, जो कि एनपीएस लेना चाहते हैं ईपीएफ के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया कि रैंडम सैंपल लिया 75 एम्प्लॉइज का, और पता लगा कि प्रोपोर्शन ऑफ 0.4 ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग देयर ऑन रिटायरमेंट प्लान। मतलब जो यहाँ पर आप इसको मैंने जो है इसको आप एनपीएस पढ़ लो, एनपीएस अवर ईपीएफ, ठीक है। तो इसमें जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, और इसमें आपको पता लगाना है कि पहले क्या है, एन बराबर कितना है, जो सैंपल साइज लिए कितने ट्रायल आप कर रहे हैं, 75 लोगों को ट्रायल कर रहे हैं, उसमें 0.4 मतलब 0.4 टाइम्स। कई बार आपको वो ये भी दे सकता है 75 लोग में से इतने लोग किया, तो एन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, 75 में से 0.4 दिया हुआ है, इतने तो आपको ये भी दे सकता था 75 इंटू 0.4 मतलब कि 30 लोग ऑप्ट करना चाहते हैं, तो तब भी आप एन पी निकाल सकते थे। तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा 0.6, 1 माइनस 0. तो आपको क्या मानना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मानना है, जब भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमारे जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोपोर्शन में ही चल रहा है अपन सारा चीज, क्योंकि आंसर भी किस में चाहिए, प्रोपोर्शन में। तो जो मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी मतलब 0.4, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी क्यू बाई एन। तो क्या हो जाएगा 0.4, 0.6 बाई एन, एन कितना है 75, तो ये आपके पास आएगा 0.057। और तो अब आपको क्या करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह सोल्व करना है। अब क्या करना है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था ना उसकी तरह सोल्व करना है, सिंपल। तो उसकी तरह सोल्व करोगे तो क्या करोगे, मीन क्या मान के चलोगे 0.4, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 0.057, ठीक है। तो अब आपको 99% चाहिए, तो उसके लिए आपको पता है कि 2.58 इधर जाना पड़ता है, 2.58 सिग्मा, और 2.58 सिग्मा इधर जाना पड़ता है। तो ठीक है, 2.58 से मल्टीप्लाई करो, तो 2.58 इंटू 2.58 इंटू 0.057, तो ये आपका आ जाएगा 0.147 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0.147, तो ये हो जाएगा 0.4 में से 1.47 निकाल लो, 0.147 कम कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.253, और ये आ जाएगा 0.4 में आप 0.147 जोड़ दो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.4 में 0.14, तो 0.253 एक तो आंसर ही हो जाएगा। लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट भी बोलते हैं ना, अपन ने देखा था LCL, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर 99% प्रोबेबिलिटी,
और अपर कॉन्फिडेंस लिमिट क्या हो जाएगी 0.4 प्लस 0.1457 कितना देगा 0.547, तो ये क्या हो जाएगी अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। तो क्लियर है ना ये कंसेप्ट कि आपको जब भी प्रोपोर्शन है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए मीन निकालना है, और उसका मीन क्या होगा जब भी आंसर प्रोपोर्शन में निकालना है तो मीन हो जाएगा 0.4, और मीन हो जाएगा p, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा √pq/n। क्लियर है ये कंसेप्ट। और ये एक ध्यान रखना कि एग्जाम में हो सकता है कि कोई आपको नॉर्मल विदाउट प्रोपोर्शन पूछ ले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तब भी करना है जब विदाउट प्रोपोर्शन पूछे नॉर्मल हो, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आए, हम कल एग्जाम लेंगे क्वेश्चन लेंगे उसके बाद आप समझना है ना। तो ये हो जाएगा मीन हो जाएगा NP और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा √NPQ। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री है, हम सिस्टमेटिक वे से आपको पूरा कंसेप्ट ABM का समझा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।